नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 21वां। अब आगे। अरशद की चीखें बेसमेंट में गूंजने लगी, जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। 2 मिनट के भीतर उसने लड़के का बुरा हाल करके रख दिया। तभी विराट राणा वापस लौटा और अरशद पर निगाह पड़ते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसे उठाकर बैठाया, फिर जोशी की तरफ देखता हुआ गुस्से से बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? मैंने कहा था ना इसे टॉर्चर नहीं करना है। सॉरी सर। अब तो पक्का हम दोनों की नौकरी जाकर रहेगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ सर। तुम्हारी सॉरी का अचार डालूंगा मैं। हद ही कर दी तुमने। मुझे गुस्सा आ गया था सर। तो गुस्से में क्या किसी की जान ले लोगे? तुम पुलिस वाले हो या कोई क्रिमिनल? तुम्हें एहसास भी है क्या कर डाला? अब इसके आज़ाद होने भर की देरी है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी जेल में चक्की पीसता नजर आऊंगा। ऐसा मत कहिए सर। नौकरी चली गई तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये भी तो किसी का बच्चा ही है। वह क्या तुम्हारी जाति को खामोशी से बर्दाश्त करता रह जाएगा? क्या उसका खून नहीं खौलेगा इसकी हालत देखकर? गलती हो गई सर, दोबारा नहीं होगी, प्रॉमिस। जोशी एकदम से गिड़गिड़ा उठा। बस इस बार किसी तरह नौकरी बचा लीजिए। नहीं बचने वाली, जेल भी जाकर रहोगे, बल्कि तुम्हारे साथ साथ मेरा मुकाम भी वही होगा। कोई मजाक है रईस बाप की औलाद के साथ मारपीट करना? गलती मान तो रहा हूँ सर, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। अब फटी ना साले तेरी, कहकर अरशद जोर से हंसा। उसके होठों के कोरों से खून टपक रहा था, जिसने उसकी हंसी को विभत्स बनाकर रख दिया। विराट और जोशी में से किसी ने भी उसकी बात पर कान धरने की कोशिश नहीं की। वो दोनों तो अलग ही प्रलाप में मग्न थे। मामला विकट है जोशी साहब, चाहे जिस वजह से भी मारा, गलत मारा। पहली मुसीबत तो इसे घर से उठाकर ही अपने सर ले लिए थे हमने, जिससे बचाने का कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लेता। मगर अभी जो कुछ भी तुम इसके साथ करके हटो, उसके बाद तो बचने की कोई सूरत ही नजर नहीं आती। इससे माफी मांग लूँ तो? ट्राई करके देखो। कोई जरूरत नहीं है। अरशद सिर हो गया। जेल की चक्की तो तुम दोनों को पिसवा कर ही रहूंगा। भाई मैं कबूल करता हूँ कि गलती हुई है, अब माफ कर दो। नो वे। चाहे तो उतनी ही मार मुझे भी लगा लो जितनी मैंने तुझे मारा है, लेकिन गुस्सा थूक दो ना। नौकरी चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू बर्बाद होने के काबिल ही है साले। रही बात तुझे पिटने की, तो धुलाई मैं यकीनन करूंगा तेरी, मगर यहाँ नहीं, 10 लोगों के सामने, जिनमें से तेरे साहब लोग भी होंगे। सबकी आंखों के सामने अगर मैंने तुझे नहीं पीटा तो असली पापी नहीं। देखा? विराट बोला। फिर माफ भी कैसे कर सकता है? जानवरों की तरह इसकी पिटाई की है तुमने। इसकी जगह मैं भी होता तो माफ हरगिज नहीं करता। नौकरी बचा लीजिए सर। जोशी फिर से गिड़गिड़ाया। कैसे? आप ही कुछ सोचिए ना। मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। मुझे भी कहाँ कुछ सूझ रहा है भाई। आप कर सकते हैं सर। कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर गलती भले ही मेरी है, लेकिन नौकरी पर आंच तो आपके भी आने वाली है। इसलिए कुछ सोचिए, कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। विराट का लहजा थोड़ा धीमा पड़ गया, मगर इतना नहीं कि अरशद उसे सुन नहीं पाता। कौन सा रास्ता सर? आखिरी रास्ता, जो हमेशा खतरनाक ही होता है। मैं समझा नहीं। खत्म कर दो। व्हाट? जोशी बुरी तरह चौंका। अरशद हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। और कोई रास्ता नहीं है, विराट बोला। किस्सा खत्म करके लाश ठिकाने लगा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। तुम दोनों मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हो? अरशद बौखलाया सा बोला। अरे नहीं भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सब सुन लिया। गलतफहमी हो रही है तुम्हें। नहीं हो रही। छुपाने का क्या फायदा सर? जोशी बोला। जवाब में विराट बड़े ही अफसोस के साथ बोला। क्या करे बेटा, और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। फिर जोशी की तरफ देखता हुआ बोला, वक्त बर्बाद मत करो। आखिर लाश को भी तो ठिकाने लगानी है। अरे तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? अरशद बौखलाया। सिर्फ इस वजह से मेरी जान ले लोगे कि बाद में मैं तुम्हारी मारपीट के बारे में किसी को कुछ न बता पाऊं? अगर ऐसा है तो मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि अपनी जुबान बंद रखूंगा। अब वह वक्त गुजर गया है बच्चे।
जोशी के माफ़ी मांगने पर अगर मान गया होता तो हम यकीन कर लेते। अभी तो यहाँ से निकलते ही तू शेर हो जाएगा, फिर हमारी सामत आकर रहेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुम दोनों यकीन क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते, कहकर जोशी ने हॉलस्टर से रिवॉल्वर बाहर खींच ली। तुम्हें पुलिस में आने किसने दिया जोशी साहब? विराट झुंझलाकर बोला। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारोगे इसे? दिमाग घास करने गया है तुम्हारा? फिर गाड़ी की डिक्की में मैट के नीचे एक साइलेंसर लगी रिवॉल्वर रखी है, लेकर आओ उसे, वरना गोली की आवाज़ इतनी जोर से गूंजेगी कि पूरा इलाका सुन लेगा। फिर गोलियों का हिसाब भी तो देना पड़ता है महकमे को। जरा ठंडे दिमाग से सोचो इंस्पेक्टर, अरशद कांपता हुआ बोला। मुझे घर से उठाकर पहली गलती की तुमने, दूसरी गलती तुम्हारे साथी ने मेरे साथ मारपीट करके की है, मगर अब क्या उससे बड़ी गलती नहीं करने जा रहे हो तुम लोग? नहीं, अब गलती को ठीक करने जा रहा हूँ। अरे मेरी जान लेकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? कहते हुए अरशद ने एकदम से उसके पांव पकड़ लिए। कोई और रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते? फिर ये क्यों भूल जाते हो कि बंगले से तुम दोनों उठाकर लाए हो थे मुझे, जिसके कई गवाह हैं? जानता हूँ भाई, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। फिर साहब लोग बहुत विश्वास करते हैं मुझ पर, इसलिए तुझे उठाने वाली बात को कवर करने के लिए जो कुछ भी कहूँगा यकीन कर लेंगे। कोई नहीं करेगा, वह बिलखता हुआ बोला। कर लेंगे, स्टोरी ऐसे सेट करेंगे हम जिससे सबको लगने लगेगा कि तेरी जान भी उसी शख्स ने ली है जिसने पहले राहुल को फिर मधु को मार डाला था। भूत प्रेतों की जिस कहानी पर हमें यकीन नहीं आया, अब उसी की पनाह लेंगे और लाश भी तेरी हवेली के आसपास से ही बरामद करवाएंगे, इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। बल्कि मधु की डेड बॉडी की तरह तेरी लाश भी फूंक देंगे, फिर सब कुछ हमारे काबू में होगा। ऐसा मत करो प्लीज, वह जोर से चीख उठा। तभी रिवॉल्वर लेने गया जोशी वापस लौट आया। दूर हट साहब से, उसने अरशद को जोर से घुड़का। नहीं हटूंगा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर जरूरत ही क्या है? कहो तो एक बयान लिखकर दे देता हूँ जिसमें इस बात का साफ साफ उल्लेख होगा कि तुम लोग ने मुझे घर से थोड़ा दूर ले जाकर पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था, जिसके बाद मुझ पर किन्हीं और लोगों ने हमला कर दिया और मेरा कीमती सामान छीनकर भाग गए। ऐसी लाचारी कहानी नहीं चलने वाली, क्योंकि रास्ते में कुछ सिपाहियों ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया था। तो कुछ और सोचो ना इंस्पेक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम्हें ये विश्वास हासिल हो जाए कि मैं तुम दोनों के बारे में जुबान नहीं खोलूंगा, जबकि मुझे मारकर बच भले ही जाओगे लेकिन जीवन भर चैन से नहीं रह पाओगे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धिक्कारती रहेगी। काश कोई दूसरा रास्ता होता बेटा, मगर नहीं है, इसलिए अपना खून माफ कर देना हमें, कहकर विराट जबरन उससे दूर करता हुआ बोला। हाँ, तुझे कुछ सोचता हो तो बता दे, क्योंकि तेरे पर गोली चलाने का मन तो हमारा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या ठीक है? मैं राहुल की मौत का सच बताने को तैयार हूँ। कत्ल तूने किया था? नहीं। फिर क्या फायदा? उस सच को सुनकर भी हम भला तुझ पर होल्ड कैसे बना पाएंगे? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर खुद समझ जाओगे कि होल्ड बना भी सकते हो या नहीं। ये खामाखा वक्त बर्बाद कर रहा है सर, जोशी बोला। मुझे भी यही लगता है। गोली चला। 1 मिनट, उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बस 1 मिनट और रुक जाओ प्लीज। क्या कहना चाहते हो? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना? ठीक है, मार देना, लेकिन उससे पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश ही समझकर सुन लो। फिर भी तुम्हें लगे कि बात उतनी वजनदार नहीं है जिसके कारण मैं तुम्हारी मारपीट के बारे में अपनी जुबान बंद रख सकता हूं, तो बेशक मुझे शूट कर देना। जोशी की उंगली ट्रिगर पर कस गई। क्या कहते हैं सर? वेट करो, कहकर उसने अरशद की तरफ देखा। ठीक है, बता क्या कहना चाहता है? सुनकर जोशी ने मोबाइल निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके खड़ा हो गया। राहुल को सैंडी ने मारा था, तब हनी और रोहतास भी उसके करीब ही खड़े थे। क्यों मारा? वह कत्ल नहीं था इंस्पेक्टर साहब, ना ही सैंडी का इरादा उसकी जान लेने का था। उसका फैसला हम करेंगे, तुम पूरी बात बताओ। हुआ ये कि रॉयल ब्यूटी वाली पार्टी के दौरान जब राहुल ने पानी की टंकी में डुबकी लगाई तो उसका मन एकदम से घबरा उठा। वह कहने लगा कि उसे हार मानना कबूल है, लेकिन पानी के भीतर और नहीं रह सकता। उस वक्त हनी, रोहतास और सैंडी टंकी के इर्द गिर्द खड़े थे, जिसमें से बस सैंडी उस स्टूल पर चढ़ा हुआ था जिस पर चढ़कर राहुल या बाकी लोग टंकी के भीतर उतरे थे।
जबकि राहुल मेरे साथ साथ बाकी के लोग वहां से थोड़ी दूर पर डांसिंग फ्लोर के पास बैठे ड्रिंक कर रहे थे। सैंडी उस रात कुछ ज़्यादा ही नशे में था, इसलिए राहुल ने जब बाहर निकलना चाहा तो उसे निकलने नहीं दिया और जबरन उसका सिर पानी के भीतर दबा दिया। कुछ देर तक तो रोहतास और हनी उस दृश्य को एंजॉय करते रहे, मगर जब वक्त कुछ ज़्यादा लगता दिखाई दिया तो दोनों ने सैंडी को उसे छोड़ देने को कहा, मगर उस पर तो जैसे कोई जुनून सवार था, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार रोहतास ने उसे जबरन नीचे खींचा और स्टूल पर चढ़कर टंकी में झांकते हुए राहुल को आवाज़ लगाई। कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसने टटोलकर उसे थामा और ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। तब उसने बाकी पापियों को आवाज़ लगाई और हम सबने मिलकर जैसे तैसे राहुल को उस टंकी से बाहर खींच लिया। तब तक वह मर चुका था। दोनों पुलिस ऑफिसर सन्न रह गए। यानी चुड़ैल वाली कहानी झूठी थी? विराट ने पूछा। हाँ, वह तो हमें बाद में तब सूझी जब हवेली में वैसा ही एक कारनामा हमने अपनी आंखों से देख लिया। तभी सैंडी ने प्लान बनाया कि राहुल की गुमशुदगी को भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि दोनों घटनाएं एक जान पड़ने लगे। तुम टंकी के पास नहीं थे तो ये कैसे पता कि वहाँ क्या हुआ था? बाद में हनी और रोहतास ने बताया था। खैर, आगे बढ़ो। राहुल को मर चुका जानकर हम सबके होश फकास्त हो गए। मैंने सैंडी से कहा कि हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी के खतरा उसी को था, इसलिए वह तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सबने मिलकर लाश से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई। फिर एक रस्सी के जरिए राहुल की लाश को बांधकर होटल के पीछे वाले पार्क में उतार दिया। रस्सी कहाँ से आ गई? वह तो हम अपनी पार्टी में हमेशा साथ रखते हैं, ये सोचकर कि क्या पता कब कौन सा गेम खेलने का मन हो जाए। तुम लोग को पहले से पता था कि होटल के पीछे हिस्से में कैमरा नहीं लगे हुए थे? हाँ, कई महीने पहले राहुल ने वहाँ घटित हुई एक घटना का जिक्र करते हुए हमें बताया था कि पार्क की तरफ से कैमरे क्यों हटाने पड़े थे। कहकर उसने मनीष हांडा की कहानी फिर से दोहरा दी। लाश को नीचे पहुँचाने के बाद क्या किया तुम लोगों ने? मैनेजर को उस बात की खबर की और आधा पौना घंटा राहुल को ढूंढने का नौटंकी करते रहे। उस दौरान होटल के सीसीटीवी भी देख डाले। फिर पार्क में पहुंचकर लाश को गाड़ी में डाला और हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। फिर रास्ते में मेरठ के पास उसे आग के हवाले कर दिए। हरिद्वार ही क्यों? आचार्य परमानंद के पास हम अक्सर जाते रहते हैं, बल्कि जब भी मन अशांत होता है वहाँ के लिए चल पड़ते हैं। उनकी बातों से मन को बहुत शांति मिलती है। तुम्हारा मतलब है राहुल के कत्ल से पहले भी पापी मंडली किसी की जान ले चुकी थी? नहीं, मंडली में वह पहली मौत थी। ठीक है, अब मधु पर आओ। उसका कत्ल किसने किया? मैं नहीं जानता। विराट ने घूरकर उसे देखा। बाय गॉड, मैं नहीं जानता। ना ही हम पापियों में से किसी ने उसका कत्ल किया था। वह तो जैसे सच में किसी पिशाच का ही काम था, चाहे आप यकीन करें या ना करें। फिर जरा सोचकर देखिए इंस्पेक्टर साहब कि जब राहुल की मौत का सच मैंने बयान कर ही दिया तो मधु के बारे में जानबूझकर जुबान क्यों बंद रखूंगा? इसलिए रखोगे क्योंकि मधु की हत्या तुमने की थी? ऐसा नहीं है, यकीन कीजिए। विराट को लड़का सच बोलता जान पड़ा। इस बात की गारंटी करते हो कि तुम पापियों में से किसी ने मधु को नहीं मारा था? 100% की गारंटी है सर। उस रात हम लोग हर वक्त एक दूसरे की आंखों के सामने थे। थोड़ी देर के लिए जयदीप को हमने छत पर अकेला छोड़ा जरूर था, मगर वैसा होने से पहले ही मधु गायब हो चुकी थी। सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर के मुंह से आह निकल गई।